हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें और इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें। कल जो आपका टॉपिक चल रहा था उसको मैं आज ख़त्म करूँगी, देन हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आपका नया चैप्टर होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये ध्यान रखिएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र आज की क्लास का टॉपिक होगा। लेकिन इसके पहले मैंने आपको कल पढ़ा रही थी मैं आपको बच्चों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी लोग पहले लाइव आ जाएंगे। मिलन जी, 4 डे से क्लास मिस हो गया। मैम मिलन, आपकी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पर पड़ी हुई होती हैं, आप वहां से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू, जो भी क्लासेस मिस हुई हैं वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। विशाल गुड आफ्टरनून, प्रिंस गुड आफ्टरनून, दीपिका, विवेक, मंकेश, शिव पूजन, किरण, अर्चना, प्रदीप, चिंटू, अंकित, रजनीश, नवीन, काव्या, अमित, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार लाइव ताकि हम स्टार्ट कर सके इस क्लास को। ठीक है, तो आज मुझे आपको क्या पढ़ाना था? आज मुझे फ्रांस पढ़ाना था। एक बच्चे को पूरा याद है कि मैम आज आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंट्री पढ़ाना है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, या हम कह सकते हैं कि कल हम पढ़ रहे थे संविधान के स्रोत। क्या पढ़ रहे थे? संविधान के स्रोत। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे, और इस सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों हमने आपके कुछ कंट्रीज़ को देखा था। जैसे हमने अमेरिका देखा था, ब्रिटेन देखा था, हमने साउथ अफ्रीका देखा था, जापान देखा था। ठीक है, मतलब हमने कुछ देश कल पढ़ लिए थे, और आज आपके कितने, आपके एक देश जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फ्रांस। फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस से एक तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रस्तावना है, ठीक है, जब बेटा मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था, जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में आपके क्या क्या शब्द हैं? स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता। चलिए दोबारा लिख देते हैं, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, ठीक है, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वालिटी, इक्वालिटी, और बेटा एक मैंने बताया था बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, यानी कि फ्रेटर्निटी। तो ये शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये तीनों शब्द हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति। ये मैंने आपको बच्चों जब प्रियम्बल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि आपकी फ्रांसीसी क्रांति से हमने क्या लिया है? हमने ये तीनों शब्दों को लिया है। ये कल की क्लास में मैं प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था। आपका और क्या लिया है फ्रांस से? यहाँ से एक चीज हमने ली है, गणतंत्रात्मक शासन। जो आप मुझसे उस दिन पूछ रहे थे ना कि रिपब्लिक सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, तो गणतंत्रात्मक शासन, रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्रात्मक शासन, रिपब्लिक सिस्टम, ये हमने फ्रांस से लिया है। और मैंने आपको बताया था कि बेटा जी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पे हेड ऑफ नेशन, जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का पद जो है निर्वाचित होता है, वहाँ पे रिपब्लिक कंट्री होती है। तो आपका देश गणतंत्रात्मक शासन को फॉलो करता है, और ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। ठीक है मैम, बार बार आप ही क्लासेस में प्रॉब्लम होती है। मैम क्लास बैक हो रही है, वेट मैं अभी ठीक करवाती हूँ इसको।
ठीक है बेटा, अभी ठीक करवा रही हूँ मैं, देखती हूँ क्या टेक्निकल इशू आ रहा है। बेटा आप प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी, आई होप। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, सब सही चल रहा है। चलिए, ठीक चल रहा है ना, अब सही चल रहा है। अब आराम से पढ़ लीजिए। मैं ये बोल रही हूँ आपको कि संविधान के जो स्रोत हैं, जो हमारा कल का टॉपिक था, उसमें एक कंट्री फ्रांस, जिससे हमने प्रस्तावना के 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों शब्दों को लिया है। और बेटा जी, गणतंत्रात्मक शासन यानी कि रिपब्लिक सिस्टम को भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो अगला कंट्री है आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी अगला कंट्री है। और जर्मनी से भी हमने अपने संविधान में, जर्मनी से भी हमने अपने संविधान में कुछ चीज़ों को लिया है। जैसे जर्मनी से अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध, ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? तो इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध, मैम जर्मनी से लिए गए हैं। तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द, उसके बाद में आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। और फिर लास्ट में बेटा आपका जो बचता है, लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में बचता है बच्चों 1935 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, क्या लिखेंगे? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ये भी आपके भारतीय संविधान का एक स्रोत है, या मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव, इस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव, इस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर पड़ता है, भारतीय संविधान पर पड़ता है बच्चों। और हम कहें तो हमने लगभग 250 अनुच्छेद या लगभग 250 आर्टिकल्स हमने इस अधिनियम से, इस अधिनियम से लिए हैं, इस अधिनियम से लिए हैं। तो आपका जो आपका संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों इस संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमने 1935 के एक्ट का ही पड़ता है। तो लगभग 250 अनुच्छेद हमने यहाँ से लिए हैं, ये मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये आपके सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के स्रोत हैं, और संविधान के स्रोत से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको, मैम सोवियत संघ से छूट गया है, सोवियत संघ तो बच्चों मैंने कल की क्लास में बताया था, जो सोवियत संघ है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोवियत संघ लिख लो बेटा, और चाहे रूस लिख लो,
एक ही बात है, क्योंकि जब हमने लिए थे तो तब सोवियत संघ डिवाइड नहीं हुआ था, तो सोवियत संघ और रूस एक ही बात है। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने कल बताया था कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स हमने यहीं से लिए हैं, कल बताया था। 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं? रशिया से। और मैंने बताया था बच्चों कि आपके तीन न्याय कौन कौन से? सामाजिक, मुझे अच्छे से याद है मैंने कल बताया था, सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, और बेटा राजनीतिक। तो आपके आपके जस्टिस, 3 जस्टिस हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया या सोवियत संघ से, जिनको हम बोलेंगे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और बच्चों पॉलिटिकल जस्टिस। क्या ये आपको मैंने कल नहीं बताया था? कल मैं बता चुकी हूँ। कल की क्लास में इसको मैंने आपको बताया था कि रूस के संविधान से हमने न्यायिक शब्द लिए हैं, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए हैं, और रूस के ही संविधान से हमने क्या लिया है? तो रूस के संविधान से ही मैम हमने अपने मौलिक कर्तव्यों को, पंचवर्षीय योजनाओं को, इनको लिया है। एक बच्चा मुझसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि भारत का संविधान सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान, और लिखित संविधान यानी कि लिखित संविधान यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिगेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा है? क्या क्या फीचर दिखेगा कि मैम बिगेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का संविधान है? भारत का। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, यह आपको ध्यान रखना है। मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? आकाश, कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, डायरेक्ट पूछेगा आपसे, ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा कि भैया ये बताओ कि अमेरिका से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, या फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से ली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आएगा आकाश क्वेश्चन। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि यहां पे देखो अब कई प्रश्न बनेंगे, जैसे आपका जो भारतीय संविधान है, आपने मैम बोला कि ये सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, तो यहां पे हमसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि बड़े होने का कारण बताओ, बड़े होने का कारण। तो बड़े होने का कारण है आपके संविधान का कि संघ और राज्यों का एक संविधान है, संघ और राज्यों का एक संविधान। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि राज्यों का अलग संविधान हो और संघ सरकार का अलग संविधान हो। हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का एक ही संविधान है। ठीक है, दोनों का एक ही संविधान है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिखित संविधान से एक प्रश्न। लिखित संविधान से यह पूछा जाएगा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान
फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का प्रथम लिखित संविधान लिखना। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों था आपका यूएसए का, यूएसए, अमेरिका का था बेटा। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेरिका का था। उसके बाद अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ बेटा, कोई भी फालतू के कमेंट्स मत करिए, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, कि जो बच्चे सिर्फ कमेंट पर ध्यान देते हैं उनका कभी सिलेक्शन से वो बहुत दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि जितने बच्चों के सिलेक्शन होते हैं ना वो आराम से चीज़ों को पढ़ते हैं। आपके जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे लगता है कि भैया ये आपके क्वेश्चंस जेन्युइन है, वो मैं लेती हूँ, लेकिन आपके सारे कमेंट्स मैं कभी नहीं ले सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, हमें क्लास भी तो करनी है ना। आगे देखिए, आगे जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, जो बच्चा बहुत देर से एक प्रश्न पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा संविधान, ये प्रश्न भी फिर यहीं से निकल जाता है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये क्या होता है? तो आपका स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा मोनाको। क्या होगा? मोनाको। मोनाको एक देश है, उसका संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। फिर आपका अगला प्रश्न मुझसे ये हो सकता है कि ये बताओ अलिखित संविधान कहाँ का है? अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान कहाँ का है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है मैम? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ का है? तो आप कहेंगे कि मैम ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के संविधान की ज़्यादातर चीज़ें रिटन फॉर्म में नहीं है, बल्कि ओरल फॉर्म में वहाँ पे काम होता है। बहुत कम चीज़ें रिटन फॉर्म में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अनरिटन का मतलब यहाँ नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है लेकिन बहुत कम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो रिटन अनरिटन क्या है? ब्रिटेन का संविधान है। तो ये आपके संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा है, लिखित है। सबसे पहला लिखित किसका है? अनरिटन किसका है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है? ऐसे प्रश्न बनते हैं। आपका संविधान कैसा है? आपका जो संविधान है और कैसा है? तो मैम ये अर्धसंघीय है। हमारा संविधान, अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सेमी फेडरल। सेमी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में बात कर रही हूं मैं? सेमी फेडरल कहाँ का है? तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो है वो सेमी फेडरल वर्ड यूज होता है इसके लिए। और इसे किसने सेमी फेडरल कहा है? इसको किसने कहा है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय संविधान है? तो आपको मैं ये बता दूं कि केसी हियर ने कहा है। केसी हियर ने कहा है कि हमारा संविधान जो है वो आपका विश्व का, केसी हियर ने कहा है कि हमारा संविधान विश्व का, ठीक है, केसी हियर, ओहो, कि हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे जो है अर्धसंघीय संविधान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है कि मैम हमारा जो संविधान है इसमें हमारा संविधान एकात्मक भी है, यानी कि यूनिटरी फीचर्स भी हैं, इसमें यूनिटरी है, एकात्मक है, और मैम हमारा संविधान संघीय संविधान भी है, यानी कि फेडरल भी है। तो संघात्मक और एकात्मक दोनों हमारे यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, इसलिए हमारे संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से संघीय संविधान नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे एकात्मक क्या क्या है, तो बेटा हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ये यहाँ पे आपका यूनिटरी फीचर है। मतलब हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, ये इसका एकात्मक विशेषता है।
हमारे संविधान की। दूसरा हमारे यहाँ पर आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी एकात्मक फीचर है। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं, इमरजेंसी प्रोविजन है। हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का होना, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर है? आर्टिकल 312 में है। और ये भी कैसा फीचर है आपका? एकात्मक। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो अनुच्छेद 312 में है, ये एकात्मक फीचर है। मैम ये सब होता क्या है? तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपको केवल इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि एकात्मक विशेषता क्या क्या है, एकात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। और क्या है हमारे यहाँ पर? एकल न्यायपालिका है, सिंगल जुडिशियरी है हमारे यहाँ पर, एकल न्यायपालिका, सिंगल जुडिशियरी। मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग, मतलब राज्य की अलग है, हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे एकल का मतलब क्या है कि हमारी जुडिशरी कुछ इस तरह की है, ऐसी। यहाँ पर सबसे टॉप पर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे बैठा है हाई कोर्ट, और उसके नीचे बैठा है बच्चों सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। कहने का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देगा तो वो सब पे लागू होगा। तो हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका है। तो कहने का मतलब है कि ये एकात्मक फीचर्स को दिखा रहा है। एक और एकात्मक फीचर है, जैसे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूं। आपको ध्यान रखना है कि ये जितने फीचर्स मैंने लिखे हैं सब आपके संविधान को ये दर्शाते हैं कि भैया संविधान एकात्मक है। कैसा है? एकात्मक है। और अगर हम बात करें आपसे, तो मैम आपने एक शब्द और लिखा है जिसको हम कहेंगे संघात्मक या संघीय। तो संघात्मक फीचर्स क्या क्या होते हैं? किस देश को हम संघात्मक संविधान या फेडरल या संघीय संविधान कह सकते हैं? तो संघीय संविधान में बेटा पहला फीचर होगा कि लिखित संविधान होता है। तो हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा संविधान होगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा मैम, जहां पर तो हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आपका क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। और हमारे यहाँ पर क्या होगा? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। और हमारा जो संविधान है इसमें और क्या है? तो मैम स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सब किस में होते हैं? संघीय संविधान में। और जो उधर लिखे हैं वो किस में होते हैं मैम? एकात्मक संविधान में। यानी कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में दोनों हैं। तो जब हमारे संविधान में दोनों हैं तो कैसा हो गया? अर्धसंघीय हो गया। मतलब संघात्मक तो है, लेकिन संघात्मक के साथ साथ बेटा एकात्मक भी है। कैसा है? संघात्मक के साथ साथ बेटा एकात्मक भी है। तो ये दोनों फीचर्स होते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों का मिला जुला रूप, मतलब हमारे संविधान में ये सब भी है और बेटा जी हमारे संविधान में ये सब भी है। ये दोनों फीचर्स हमारे संविधान में मिलते हैं, इसलिए हम इसे अर्धसंघीय संविधान कहते हैं। तो ये आपको पता है, ये दोनों फीचर्स हैं इसलिए अर्धसंघीय। ठीक है, ये एक ही सीक्वेंस में चल रही हूं। रमेश स्ट्राइडर जी, ये संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैम अर्ध का मतलब आधा, तो आधा आपका संघात्मक, आधा आपका एकात्मक। क्या है? आधा संघात्मक और आधा आपका एकात्मक। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। सिर्फ इतना मैंने इसलिए बताया कि पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोल देना सेमी फेडरल है, अर्धसंघीय है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आए तो बेटा थम्स अप करो। और आपका जो अगला फीचर होगा, मतलब अगला जो चैप्टर होगा संविधान का, वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। संघीय संघात्मक जो संविधान होता है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब यहां से आपके संविधान के पार्ट शुरू होंगे। आर्टिकल 1 ही स्टार्ट हो रहा है आज। कुछ बच्चों को शांति से भैया पढ़ना ही नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी संविधान के किस भाग में है। पहला क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है, और सारे बच्चे आंसर करके आएंगे कि पहले भाग में है। किस में है? पहले भाग में है, पहले भाग में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर पूछेगा कि किस आर्टिकल से, यानी कि किस अनुच्छेद से इसकी शुरुआत होती है। तो बेटा आपके संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद या आर्टिकल कहां से कहां तक, तो आर्टिकल या अनुच्छेद 1 से 4 तक आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच रत्नेश, रियली थैंक यू। ऐसा ही आपको बोलना चाहिए, क्योंकि सारी कमी टीचर की होती है, आपकी कोई कमी नहीं होती। सारी कमी किसमें है? टीचर में है। जी नहीं आशुतोष जी, बिल्कुल गुस्सा नहीं होती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि सारे कमेंट्स नहीं लिए जा सकते, और आप इस चीज़ को अगर गुस्सा कहते हैं तो भाई आपके दिमाग की बात है ये बेटा। ठीक है, तो ये आपके समझ की बात है। आप इसको जो है यहाँ पे अगर इस चीज़ से ले रहे हैं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं आपकी समझ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। अगर आप आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आए। ठीक है, जो समझ में नहीं आए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा जो क्वेश्चन भेजता है, टेलीग्राम ग्रुप में एक बच्चे ने मुझे 10 क्वेश्चन एक पेपर पे लिख के भेजे, उसके हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने उसको दिया है। तो बेटा अगर क्लास में हम सिर्फ यहाँ पे
आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ कमेंट लेंगे, इसे गुस्सा होना नहीं कहते हैं। अगर आप इसको गुस्सा होना कहते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 1 से 4 तक पूरा संघ और उसका राज्य क्षेत्र यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 की हम बात करेंगे। और अनुच्छेद 1 आपको आपके भारत के बारे में, जैसे रोमिल ने लिख के भेजा है, वेरी गुड रोमिल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, दो शब्द यूज हुए हैं, भारत अर्थात इंडिया। चाहे भारत कह लो चाहे इंडिया कह लो, यानी कि आपका संविधान आपके देश के लिए बेटा दो नाम यूज करता है। क्या नाम यूज करता है? क्या नाम यूज करता है? तो आपको ध्यान रखना है, लिखा है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। क्या होगा बच्चों? राज्यों का संघ। ये सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी कि कहेंगे इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, that is Bharat, a union of states, a union of states, यानी कि भारत यहाँ पे बच्चों राज्यों का संघ है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है मैम? इस संघ का, इस यूनियन का क्या मतलब है, ये पूछना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो ये संघ है, ये जो संघ है, ये जो यूनियन है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो संघ शब्द है, या ये यूनियन शब्द है बच्चों, ये डिफाइन करना चाहते हैं कि आपका जो भारत है, इस पूरे भारत को हमने संघ जो बनाया है उसमें राज्यों को शामिल करके बनाया है। यानी ये कह रहा है कि भारत का जो संघ है, इस भारत संघ में, इस भारत के संघ में हमने 28 राज्यों को शामिल किया है, 28 राज्यों को शामिल। ठीक है, तो कितने स्टेट शामिल किए गए हैं? 28, क्योंकि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और बेटा जी यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इनके नाम आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें और क्या आएंगे? इसमें नए भारत सरकार द्वारा अर्जित नए भूभाग, भारत सरकार द्वारा अर्जित नए भूभाग, नए भूभाग, यानी अर्जित करने को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड। क्या कहते हैं? अर्जित करने का मतलब है एक्वायर। जब हमारी भारत सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी नए भूभाग पर अपना अधिकार कर लेगी तो वो भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। क्या कर लेगी? उस पे अधिकार कर लेगी। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगी आपकी, एक एक पॉइंट, एक एक चीज कि ये क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, शॉर्ट में लिखकर पढ़ाया जा सकता है कि आर्टिकल 1 में ये लिखा है, लेकिन जब तुमसे वो प्रश्न पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, इस संघ में कौन कौन शामिल होता है, तो सब गायब, क्योंकि हमने अर्थ तो पढ़ा ही नहीं। हमने सिर्फ क्या कर लिया? हमने सिर्फ और सिर्फ रट लिया, क्योंकि हमने चीजों को नहीं पढ़ा ठीक से, इसलिए हम प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा जी, आपको ध्यान रखना है कि हमारा भारत का जो संघ है उसमें आपके 28 राज्य शामिल हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, और कल अगर इन फ्यूचर भारत सरकार कोई नया भूभाग अर्जित करती है और उसे भारत का राज्य बनाती है तो वो भी इस संघ में शामिल हो जाएगा। यानी ये कहना चाहता है कि एक चीज और लिख लेना, नोट डालकर लिख लेना इस चीज को,
कि संघ से किसी भी राज्य, संघ से किसी भी राज्य को, संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का, संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कोई समझौता नहीं है, क्योंकि यह कोई समझौता नहीं है, क्योंकि यह कोई समझौता नहीं है। मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है राज्यों से कि तुम शामिल होकर एक संघ बना दो, कि तुम शामिल होकर एक संघ बना दो, कोई समझौता नहीं है कि तुम जो है शामिल हो जाओ और संघ बना लो, तुम 4 साल के लिए शामिल हो जाओ या 5 साल के लिए शामिल हो जाओ और संघ बना लो, ऐसा कोई समझौता नहीं था। और जब समझौता नहीं है तो हमारा संविधान कहता है कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर बेटा कोई भी ऐसा भाग जो भारत सरकार ने अर्जित कर लिया, बाहर से लेकर आ गई उसको और उसको संघ में शामिल कर लिया, तो वो भी भारत से अलग नहीं हो सकता। जैसे सिक्किम, बहुत बढ़िया उदित कुमार, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने बोला है। जैसे सिक्किम आज के समय में भारत का एक राज्य है और सिक्किम को भारत सरकार बाहर से लेकर आई है, लेकिन आज क्योंकि वो भारत का राज्य है तो वो किस में शामिल होगा? भारत के संघ में। और सिक्किम कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। सिक्किम क्या, भारत का कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर कोई भी ऐसा भूभाग, कोई भी ऐसा लैंड जो हमारी सरकार ने एक्वायर कर लिया, जिसपे आपको ध्यान रखना है कि जिस पे हमारी भारत सरकार का अधिकार हो गया, वो यहां से अलग नहीं हो सकता। अमित राजभर जी, बताऊंगी सहराज्य क्या होता है, सब बताऊंगी, पेशेंस के साथ पढ़ो, एक एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस क्लास से मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों आपका अगला आता है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि संसद को यहां पे शक्ति किसको दी गई है? संसद को। संसद को एक शक्ति दी गई है कि आपको ध्यान रखना है कि संसद क्या कर सकती है? संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वह संघ में, अधिकार है कि वह संघ में नए राज्यों को शामिल करने के लिए, नए राज्यों को शामिल करने के लिए, ध्यान से सुनना, शामिल करने के लिए विधि बना सकती है, शामिल करने के लिए विधि बना सकती है, के लिए विधि यानी कि लॉ, विधि यानी कि लॉ, विधि बना सकती है। किसको अधिकार मिल रहा है बच्चों? संसद को। ये तो हो गई तुम्हारी आपकी बुक की भाषा कि बुक ऐसा कहती है, बुक ऐसा कहती है। क्या गलत लिखा है बेटा? संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं, क्योंकि वह कोई समझौता नहीं है। ठीक तो लिखा है, क्या गलत लिखा है? देखो, एक बच्चे ने आर्टिकल 2, अमित श्रीवास ने पूरा लिख के बता दिया है और बहुत बढ़िया अमित, आपने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये तो हो गई तुम्हारी किताबी भाषा, लेकिन हमें किताबी भाषा तो यूज ही नहीं करनी, हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। आप ये मान लो कि ये तुम्हारा भारत देश है, ध्यान से सुनना, भारत देश क्या है? ये इंडिया है। ध्यान से सुनना, आपको ऐसा समझा दूंगी कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये जो आर्टिकल 2 है ये क्या कह रहा है? अब ये मान के चलो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपके भारत के बाहर का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? भारत के बाहर का क्षेत्र, भारत के बाहर का क्षेत्र, बाहर का क्षेत्र। कैसा एरिया है? आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया का एरिया है, भारत के बाहर का क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? भारत के बाहर। अब आर्टिकल 2 संसद को यह अधिकार दे रहा है कि आपको ध्यान रखना है
लिखा तो है, क्योंकि कोई समझौता नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो भारत के बाहर का क्षेत्र, अब ये कह रहा है आर्टिकल 2, ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं मोहम्मद सैफ जी, गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि अगर कल जाकर हमारी भारत सरकार ये जो भारत के बाहर का हिस्सा है, ये कहाँ का है? भारत के बाहर का क्षेत्र है। अब हमारी सरकार क्या कर रही है कि इसको भारत में शामिल करना चाहती है। क्या करना चाहती है? भारत के बाहर के क्षेत्र को, भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाना चाहती है। भारत का हिस्सा बनाना चाहती है हमारी सरकार, बनाना चाहती है। ठीक है, तो अब मैंने अभी बताया ना कि ये कहाँ की बाउंड्री है? भारत के बाहर की बाउंड्री है। अब हमारी सरकार चाहती है कि हम इस हिस्से को यहां पर लेकर आए, यहां पर, और भारत का हिस्सा बना दें। क्या बना दें? इसको पार्ट ऑफ इंडिया बना दें, भारत का हिस्सा बना दें। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 2 में संसद को कानून बनाना पड़ेगा। यानी कि बाहर से भारत का कोई भी हिस्सा जब हमारे देश में लाया जाता है तो उसके लिए कानून कहां बनता है? आर्टिकल 2 में बनता है। इसलिए क्या लिखा है यहां पे कि संसद को यह अधिकार है कि वह संघ में नए राज्यों को शामिल करने के लिए विधि बना सकती है। और ऐसा कभी किया गया है मैम? ऐसा कभी किया गया है? क्या ऐसा कभी हुआ है? तो देखो, इस आर्टिकल 2 का एक एग्जाम्पल, एक नहीं 2 एग्जाम्पल हैं, उदाहरण। जैसे अगर मैं बात करूं सिक्किम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज क्या है? ये भारत का 22वां राज्य है। ये भारत का 22वां राज्य आपका सिक्किम में भारत सरकार ने लाकर सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको क्या करना है? तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पे भारत हिस्सा बनाना, एक मिनट इसको ठीक करना, ठीक है, बनाना चाहते। तो ये सिक्किम क्या था? भारत का भाग नहीं था, लेकिन आज किसका भाग है? भारत का। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 2 में। और अगर मैं सिक्किम के बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊं, तो जब सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था तो सिक्किम के बारे में 2 चीजें हैं। एक कहा गया कि सबसे पहले तो सिक्किम को भारत में लाना है, तो इसके लिए बच्चों 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन। और इस 35वें संविधान संशोधन में कहा गया कि ये क्या बनेगा? सहराज्य। सहराज्य का मतलब है कि इसको पहले एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया, एसोसिएट स्टेट, इसको एक सहराज्य बनाया गया। मतलब ये कहा गया, ध्यान से सुनना, सहराज्य बनाया, इसको ये कहा गया कि बेटा क्या करना है कि संशोधन, सहराज्य बनाया गया और कहा गया इसका मतलब है कि इसको भारत का राज्य बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? भारत का राज्य बनाया जाएगा। और ये 35वां संशोधन कब हुआ था? 1974 में। 1974 में कह दिया सहराज्य, और सहराज्य का मतलब है कि स्टेट का दर्जा मिलेगा। लिख लेना इसका मतलब क्या होता है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अभी दिया नहीं गया था, दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया हुआ है, बहुत बढ़िया बच्चों, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट गई है, थैंक यू बच्चे। संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, मिस हो गया है, क्योंकि कोई समझौता नहीं है।
ठीक है, इसको ठीक कर लेना। थैंक यू। ठीक, आगे देखिए। तो ये कह रहा है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और फिर फाइनली एक और संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब हुआ? 1975 में। और क्या बन गया? सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम पूर्ण राज्य, यानी कि फुली स्टेट ये कब बना? फुली स्टेट बन गया 1975 में। और कौन से नंबर का बना था? तो मैंने लिखा हुआ है सिक्किम के पास में कि 22वें नंबर का। तो ये 1975 में बेटा पूर्ण राज्य बन गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, और वो क्या है? गोवा। गोवा भी पहले भारत का हिस्सा नहीं था, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों का अधिकार था। अब ये गोवा पे भी हमने क्या किया? गोवा को भी हमारी सरकार ने भारत में शामिल करके इसे हिस्सा बनाया। तो गोवा आपका कौन सा? 25वां राज्य था। 25वां राज्य बनाया गया था। और किस संशोधन? तो 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987। 56वां संविधान संशोधन कर दिया 1987 में। और ये गोवा आपके भारत का राज्य बन गया। तो ये आर्टिकल 2 किसके? भारत के बाहर के जो हिस्से होते हैं उनको कैसे भारत का हिस्सा बनाया जाएगा, कौन बताता है? संसद अनुच्छेद 2 में बताती है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 देखो। अब कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें कभी भी, आई एम 100% श्योर, अगर अच्छे से पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, संसद साधारण बहुमत से वर्तमान राज्यों में, वर्तमान राज्यों में मतलब जो प्रेजेंट में स्टेट हैं, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अब क्या परिवर्तन कर सकती है ये भी पता होना चाहिए। और किसकी बात हो रहा है? तो ध्यान रखना, वर्तमान राज्य। और क्या परिवर्तन कर सकती है? परिवर्तन क्या क्या चेंजेस? जैसे नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का गठन। अभी बताऊंगी, अभी पहले लिखने दो। फॉर्म्ड ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्म्ड ऑफ न्यू स्टेट्स, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम यानी कि नेम, सीमा, राज्यों के नाम, सीमा यानी कि बॉर्डर, और क्षेत्र, और क्षेत्र यानी कि एरिया, इन सब में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो ये परिवर्तन होंगे कहां पर? वर्तमान राज्यों में। यानी कि आर्टिकल 3 बड़ा साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, आपका प्यारा भारत। और इस बार आपका ये जो भारत देश है ये बाहर की नहीं, ये किसकी बात करता है? ये कहेगा कि भारत के अंदर, किसकी बात कर रहा है? भारत के अंदर, ये जो भारत है इसके अंदर किसकी बात कर रहा है? ये भारत के अंदर। भारत के अंदर का मतलब है कि इसके इंटरनल पार्ट में कोई भी चेंज होगा तो वो कहां होगा? आर्टिकल 3 में। और जब इंटरनल चेंजेस होते हैं तो ध्यान रखना कि संविधान में संशोधन नहीं होता।
जैसे एक बच्चे ने, रोमिल शर्मा ने लिख दिया कि मैम एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, है ना। तो कह रहा है कि भारत के अंदर अगर कोई भी चेंजेस होता है, अगर कोई भी परिवर्तन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा वो आपका क्या होगा, आर्टिकल 3 में होगा। साधारण बहुमत का मतलब समझा रही हूं, पहले एक चीज को तो समझो। अब जैसे इसका अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे कि मैम मध्य प्रदेश से पृथक करके, मध्य प्रदेश इससे पृथक करके, पृथक का मतलब होता है इंग्लिश में सेपरेट। तो बेटा मध्य प्रदेश जो कि भारत का ही राज्य था, उससे क्या बनाया गया, उससे क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़। क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। ठीक, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पृथक होकर क्या बना है, तो उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बना है उत्तराखंड। फिर मैम एक बना बिहार, बिहार से अलग होकर, तो बिहार से अलग होकर बना बेटा झारखंड। फिर आपका बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर आंध्र प्रदेश, इससे अलग होकर क्या बना बच्चों, तेलंगाना। तो ये सब कैसे बने हैं, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब राम, जैसे नाम का एग्जाम्पल दिखाओ मैम, जैसे नाम है, अगर इसे चेंज करना है तो जैसे पहले उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। केरल का नाम करने की बात की जा रही है केरलम, आर्टिकल 3। तो इस तरीके से आपके वर्तमान राज्यों में अगर कोई परिवर्तन होता है बच्चों, तो वो आपको ध्यान रखना है जी। पृथक का मतलब, सेपरेट का मतलब होता है अलग। आपको और लिख देती हूं, अलग करना, तो अलग होकर बने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथक का मतलब होता है अलग होकर बनना। तो किससे अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, आपका बिहार से अलग होकर झारखंड, आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ओडिशा, अब हम कहते हैं ओडिशा, पहले था उड़ीसा। ये भी आपको ध्यान रखना है। समय भी लिखवा दूं, समय भी लिख लो भैया, आप खुश रहो बस। 1 नवंबर 2000 को बना, 9 नवंबर 2000 को बना, 15 नवंबर 2000 को बना, और तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। ठीक है, लिखवा दिया। और बताइए बच्चों, और क्या करूं आपके लिए। तो ये आर्टिकल 3 अंदर, आपके भारत के अंदर की बात करता है। ठीक है, अब आपका एक शब्द है कि मैम साधारण बहुमत क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। आज आपको साधारण बहुमत में पहले समझा दूं, नहीं तो तुम पूरी रात परेशान रहोगे। देखो, जो जेन्युइन क्वेश्चन है उन्हें लेने में मुझे कभी दिक्कत नहीं है। साधारण बहुमत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। और यहां पे मैं एक चीज मेंशन करवा देती हूं, आपको ध्यान रखना। साधारण बहुमत से किया हुआ कोई भी परिवर्तन, साधारण बहुमत से किया हुआ कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं होता है। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन नहीं होता है, नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको ध्यान रखना है। मैम बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल मिलती है, पीडीएफ तो डेली बढ़ती हैं आपकी, दोनों पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब आगे देखो, ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ये हो गया। अब साधारण बहुमत क्या होता है, देखो बेटा, जब भी कोई बिल होता है या हम कह सकते हैं कि विधेयक, और इस विधेयक को, इस बिल को जब हमें क्या कराना है, पारित, यानी हमें इसे पास करवाना होता है, और पास करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, संसद के अंदर। और मैंने शुरू की क्लास में बताया था कि संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या आपको याद है कि मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि संसद क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसे पारित कराने जाते हैं तो संसद के पहले 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, सदस्य वो होते हैं 543। तो जब साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होता है या कोई विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, तो जब हम पहले लोकसभा गए तो लोकसभा में ध्यान रखना 543 सदस्य हैं। लेकिन जिस तरीके से क्लास में सारे बच्चे डेली नहीं आते, उसी तरीके से सारे सांसद भी नहीं आते। अब जिस दिन हम ये लिखेंगे कि जिस दिन विधेयक पारित होना है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, जिस दिन विधेयक पारित होना है, जिस दिन विधेयक पारित होना है, उस दिन ये पता चला कि 543 में से केवल मैम 400 लोग आए थे, और ये हमें जब पारित कराना है यानी पास कराना है, तो 543 में से कितने आए, केवल और केवल क्या आए, 400 लोग आए। अब 400 का निकालो 50% + 1, तो ये कब पारित होगा, जब मैम 201 लोग यहां पर इससे सहमत होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 400 लोग कौन हैं, 400 लोग हैं मैम उपस्थित और मतदान, क्या, उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, उपस्थित और मतदान, यानी कि बच्चों उपस्थित और मतदान का 50% + 1, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस जब हमें मिल जाता है तो उसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। सेम अब यहां से पास होके ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो हैं बच्चों 245। लेकिन जब पारित होना है, जब पारित होना है तो बेटा उस दिन केवल 200 लोग आए हैं, यानी कि 200 लोग क्या हुए, उपस्थित हुए, और इन्होंने ही क्या करा, मतदान करा। तो यहाँ पे किसका, 200 का 50% + 1 कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। 200 का 50% + 1 कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी को कहते हैं साधारण बहुमत, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1। 300 सदस्य आए हैं तो 151, 200 आए हैं तो 101, 400 आए हैं तो 201। तो ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग देखी जाती है। टोटल का 50% + 1 यहां वर्ड यूज नहीं होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का होगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को इसका मतलब समझ आ गया कि 101, क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे ये
प्रश्न पूछा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे और आपका भारत देश कैसे बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।